हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट, आज की वीडियो PHE 14 न्यूमेरिकल्स हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए। इसका पार्ट 1 अपलोड कर रहे हैं जिसमें हम कुछ यूनिट्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद सेकंड पार्ट में अगली वाली वीडियोस आएंगी क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत हैं, इसीलिए हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करें हैं न्यूमेरिकल्स। जैसे कि फर्स्ट जो है न्यूमेरिकल, इसमें आपको इसका कॉन्जुगेट ट्रांसफॉर्म मतलब ट्रांसपो और उसके बाद ट्रांसपोज के बाद आपको उसका हर्मिशन ऑपरेटर फाइंड करना है। तो ये उसके लिए एक न्यूमेरिकल रखा है। उसके बाद है शो दैट मैट्रिक्स इज रियल, सिमेट्रिक एंड हार्मिशन। मैट्रिक्स रियल और सिमेट्रिक। तो सबसे पहले क्या करें, जिसका जो आपको दिया गया है मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज फाइंड करें। उसके बाद अगर ट्रांसपोज इज इक्वल टू उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो इसका मतलब क्या है कि वो सिमेट्रिक है। अगर उसका ट्रांसपोज जो है वो -1 के इक्वल आता है, मतलब कि टर्म्स जो है उसका माइनस कॉमन निकल के वो 1 के इक्वल आ रहा है, तो वो एंटी सिमेट्रिक होता है, मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक होता है। उसके बाद हार्मिशन कॉफिशिएंट के लिए क्या, हार्मिशन कॉफिशिएंट का अगर ऑपरेशन लगाने के बाद अगर उसके ट्रांसपोज के इक्वल आता है तो वो हार्मिशन होता है। उसके बाद है आपको प्रूव करना है कि वो एंटी हार्मिशन है। एंटी हार्मिशन के लिए क्या होगा, जो भी आपको मैट्रिक्स दिया गया होगा उसका हार्मिशन ऑपरेशन उसके ऊपर लगाइए। अगर वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो एंटी हार्मिशन है। ऐसे एक न्यूमेरिकल आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर, ये जनरली आ जाता है, लेकिन इसमें करना क्या होगा, मैट्रिक्स आपको एक दिया गया होगा, उसके बाद आपको ट्रांसपोज करना होगा। अगर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आइडेंटिटी आती है, तभी वो ऑर्थोगोनल होता है। तो इसके बाद है नेक्स्ट न्यूमेरिकल आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यूज के लिए डिटर्मिनेंट निकालना होता है ए, या फिर क्योंकि यहाँ पे एच दिया गया है मैट्रिक्स तो एच माइनस लैम्डा आई। लैम्डा कोई भी स्केलर कंपोनेंट है और आई इज आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी डिपेंड करेगी कि ऑर्डर क्या है, 3x3 का है, 2x2 का है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी आइडेंटिटी बन जाएगी। उसे लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से एच जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा उससे माइनस करके उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा। जो वैल्यूज आएंगी उसके लिए आपको उसके बाद एच एक्स लैम्डा एक्स अप्लाई करके 3x1 x2 x3 ये 3 क्या होते हैं आइगन वेक्टर्स। तो आपको इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी पड़ेगी डिफरेंट ऑपरेशंस लगा के। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन बनाई गई है, फिर सेकंड लेकर सेकंड बनाई गई है, फिर थर्ड बनाई गई है। उसके बाद है λ1 λ2 λ3, तीनों को यूज करके आपने यहाँ पे क्या निकाला है, x का हार्मिशन ऑपरेशन लगा के इंटू x1। उसी ऐसे ही बिल्कुल x2 और 3 के लिए निकाला गया है। एक और न्यूमेरिकल है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के ऊपर ही है, लेकिन क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसे कंसीडर करा है। जो गिवन मैट्रिक्स है उसका सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपने उसका क्या करना है, u माइनस लैम्डा आई, मतलब कि u गिवन है तो आपको इसको आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा u माइनस लैम्डा आई, मतलब कि λ1 λ2 जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। उसके बाद सेम ऑपरेशन आपको लगाना होगा आइगन वेक्टर्स के ऊपर। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोबारा इसे कंसिडर कर लिया, लेकिन फंक्शन वही लगाने हैं जो कि पिछले न्यूमेरिकल में लगाए थे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ अभी, वो आप इसका वीडियो को पॉज करके आप इसे जब भी सॉल्व करोगे साथ ही साथ मैच करते जाइए, या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको साथ ही साथ मैच कर सकते हो जब भी आप क्वेश्चन करोगे। तो ऐसे ही आपने जैसे x1 फाइंड करा, x2 x3 फाइंड कर लेंगे तो आपके पास वो क्या आ जाएंगे, आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। उसके बाद आता है डायगोनलाइज द मैट्रिक्स। डायगोनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन होगा उसका सबसे पहले वही a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट जो कि आइगन वैल्यूज के लिए, मतलब कि सबसे पहले आपको आइगन वैल्यूज भी फाइंड कर ले, आइगन वेक्टर्स भी फाइंड कर ले। उसके बाद आपको क्या करना है, ये ऑपरेशन लगाना है P इनवर्स A इंटू P। तो P क्या है, कैसे फाइंड करोगे P मैट्रिक्स बनेगा जो आइगन वेक्टर्स को यूज करके बनाया। जैसे कि आपने 2 आइगन वेक्टर्स ये बनाए हैं, इसी को बना दिया एक मैट्रिक्स जो हमारे पास P बन गया। उसके बाद इसका निकालना होगा इनवर्स। कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट फाइंड करते हैं, उसके बाद उसका कोफैक्टर्स बना के लेकर उसके बाद उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं जो कि हमारा +2 का पार्ट होता है। तो उसके बाद इन्वर्स फाइंड कर लिया P, फिर A जो मैट्रिक्स गिवन था क्वेश्चन में इंटू P, तीनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो डायगोनल। अभी डायगोनल मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे 0 0 आ रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, हमें उसका मैट्रिक्स बनाना हो तो वो कैसे बनाते हैं। गिवन इक्वेशन जैसे कि यहाँ पे दी गई है, इसे मुझे किसी ना किसी फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 4xy है जिसको मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे x और y दोनों चीज़ें हैं, तो x स्क्वायर है y स्क्वायर है, जैसे कि xy है वैसे ही हमारे पास yx भी होना चाहिए। लेकिन xy और yx का वैसे तो सेम ही सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन हमें xy और yx दोनों अलग अलग चाहिए होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे 4 है, मैंने इसे 2 + 2 कर दिया। एक बार मैंने लिख दिया 2xy, दूसरी बार लिख दिया 2yx लिख दिया। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, a11। क्यों हमें इसे फाइंड करना होता है, क्योंकि हमें a11, a12 a21 और a22 चाहिए होते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो फर्स्ट है x स्क्वायर वो यहाँ पे लिख दिया a11 की पोजीशन पे, और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया a12 की पोजीशन पे 2, उसके बाद xy और yx, ऐसे हमने y स्क्वायर ये हमने ऐसे लिख दिए। उसके बाद ये बी मैट्रिक्स बन गया। तो अगर हमें एक, ये तो था 2x2 का अगर मैट्रिक्स हो, अगर 3x3 का मैट्रिक्स हो फिर कैसे बनाते हैं। या फिर दूसरा अगर क्वेश्चन बोले कि पहले हमने क्या करा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाया था, अब है मैट्रिक्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले ऐसे ही लिख दिया आपने मैट्रिक्स जो गिवन होता है, उसके बाद एक्स वाई जेड, या आपने लिख दिया रो वाइज, उसके बाद सेंटर में लिखिए मैट्रिक्स, उसके बाद लिख दिया यहाँ पे कॉलम वाइज एक्स वाई जेड। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, उसके बाद इसके साथ, तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अपने आप क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एक्सप्रेस जेड स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये क्या है, रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो एफ एक्स हमें गिवन है जेड स्क्वायर। अगर जेड स्क्वायर गिवन है, जेड का मतलब अगर हमें कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना होता है, आपने +1 में भी देखा होगा, तो जेड को कैसे लिखते हैं, x + i/y। अगर स्क्वायर है तो आपने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। आयोटा स्क्वायर माइनस होता है -1, तो यहाँ पे माइनस आ गया। उसके बाद इनमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको कैसे फाइंड करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में है कि इन दोनों को प्लस करके बताएं। अब ये तो आंसर हो गया, लेकिन इसमें रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। जिसके साथ आयोटा लगा है वो है आपका इमेजिनरी पार्ट, जिसके पास आयोटा नहीं लगा हुआ वो सारी के सारी रियल नंबर्स हो जाएंगे। शो दैट यू गिवन इज हार्मोनिक इन द सम डोमेन, कैलकुलेट इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट v। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, जो क्वेश्चन है आपको इक्वेशन एज इट इज दी गई है, इसके लिए आपको कैसे फाइंड करना है, आपको करली, ये है करली यू। अब करली यू किस किस का फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है, तो इसका मतलब इसका डबल डेरिवेटिव आपको पार्शियल फाइंड करना है। पार्शियल डबल डेरिवेटिव करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर यू बाई करली वाई स्क्वायर, ये कैसे फाइंड करें। सबसे पहले आपने सिंगल पार्शियल डिफरेंशिएशन लिया, फिर उसका डबल करा, वो 0 आ गया। उसके बाद सिंगल फिर डबल, तब तक 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो इसका, अगर वो 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो हार्मोनिक फंक्शन है। उसके बाद कॉची रीमन कंडीशन लगाई हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए, वो क्या होती है, करली बाय करली एक्स इज इक्वल टू करली बाय करली वाई। तो ये अगर आप कंडीशन लगा रहे हो तो क्या करोगे, इंटेग्रेट करोगे। इंटेग्रेट करने के बाद आपके पास ये फंक्शन आता है, ये कोई कांस्टेंट फंक्शन हो गया आपका। तो उसके बाद करली यू बाई करली वाई करली वी बाई, ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन के बाद ये तो आपके पास वन इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद अगर आपने इंटेग्रेटिंग वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास एक अनदर फंक्शन आ गया। अब ये भी वी है तो ये भी वी है, तो दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद क्या हुआ, एक पास आपके पास एच वाई आ गया, एक पास आपके पास जी एक्स आ गया। अब इसी की वैल्यू आपने वी एक्स वाई की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दी। अब एफ जेड जो है, एफ जेड अगर आपको फाइंड करना है, इट इज द फंक्शन ऑफ यू एंड वी, यू प्लस आयोटा वी। यू की वैल्यू वी की वैल्यू दोनों को प्लस कर दो, उसे सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा जेड की फॉर्म में। मतलब आपको आंसर जेड का फंक्शन है तो जेड की फॉर्म में ही आपको आंसर निकालना है, तब तक आपको सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट, शो दैट ई जेड, अगर उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड है तो उसका आंसर भी ई जेड आता है। ये हमें पता है, +2 में +1 में हमने सीखा है। लेकिन इसका सोल्यूशन, इसे प्रूव कैसे करना है, वो हमारा बीएससी का पार्ट हो जाता है। तो इसे प्रूव करने के लिए जेड क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई को पोलर फॉर्म में कैसे लिखोगे, कॉस वाई प्लस आयोटा, मतलब कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लीजिए। उसके बाद एफ डैश जेड, मतलब कि हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, करली यू बाई करली एक्स प्लस आयोटा करली यू बाई करली एक्स। तो इसमें करली यू बाई करली एक्स, करली वी बाई करली वाई फाइंड करें, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। उसके बाद जो आपका आंसर आया है
क्या आया है, ई एक्स प्लस ई आयोटा वाई। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। एक्स प्लस आयोटा वाई जो होता है वो क्या था, जो हमने जेड सपोज करा था, ये वाला z जो सपोज करा था ई जेड, वही हमारे पास आंसर आ गया, तो ये शो हो गया। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन था। लॉन्ग क्वेश्चन है, इफ सी इज अ सर्कल देन मॉड ऑफ z इज इक्वल टू पाई, डिस्क्राइब विद द पॉजिटिव सेंस एंड g फंक्शन आपको गिवन है, कैलकुलेट g ऑफ 2। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, कॉची इंटेग्रल फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद उसी में आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, लिमिट्स आपने चेंज करी हैं। उसके बाद जेड अगर आपने फाइंड करी है तो जेड की जगह आपको 2 अप्लाई करना है, आपके पास जो भी आंसर आएगा वो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद है टेलर सीरीज कैसे लिखते हैं, टेलर सीरीज के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी इसे कंसीडर करा है। एक बार इस पे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक्सपेंशन आपको फाइंड करनी है साइन जेड अबाउट जेड इज इक्वल टू पाई बाय 4 के ऊपर। अब इसे कैसे फाइंड करें, सबसे पहले टेलर सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करें। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एफ जेड भी चाहिए। एफ ए का मतलब क्या है, ए क्या गिवन है आपको, पाई बाय 4 के ऊपर, तो इसका मतलब पाई एफ इज अ फंक्शन ऑफ पाई बाय 4, मतलब कि जहां पे जेड है वहां पे आपको पाई बाय 4 लगाना है। साइन पाई बाय 4 लगाएंगे तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2। ऐसे ही आपको उसका उसके बाद क्या आपको क्या चाहिए, यहाँ पे सिंगल डिफरेंशिएशन फाइंड करा। उसके बाद चाहिए आपको डबल डिफरेंशिएशन, उसके बाद चाहिए ट्रिपल डिफरेंशिएशन। उसके बाद जितनी भी ये सारी वैल्यूज आपने फाइंड करी हैं, ये मिसलेनियस डाटा, वो सारा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा, वो टेलर एक्सपेंशन होगा। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, उसके लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करें, जैसे कि यहाँ पे ये आपको दिया गया ई जेड अपॉन जेड माइनस 1 स्क्वायर। तो उसके साथ ही आपको एक और क्वेश्चन पूछा है, सिंगुलैरिटी और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपको पता करना है। तो देखिए आप फॉर्मूला अप्लाई करते जाएं, एक्सपेंशन आप फाइंड कर लेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल पार्ट मिल जाएगा। लॉरेंट सीरीज का एक और क्वेश्चन है जिसके साथ आपको रेजिड्यूज भी पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें भी आप जैसे पहले आपने क्वेश्चन लॉरेंट सीरीज में एक्सपेंशन में लगाया था, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद है कैलकुलेट रेजिड्यू साइन 2z अपॉन जेड स्क्वायर। अब इसमें आपने ये देखना है कि किस लिमिट पे ये वैनिश हो रहा है। z इज इक्वल टू 0 अगर कर देंगे तो ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी। अगर z 0 साइन 2z 0 तो z स्क्वायर भी 0 है। साइन 2z 0 है तो z की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 कब होता है, n पाई पे, तो साइन के साइन कैंसिल, z के आपके पास हो जाएगा इज इक्वल टू n पाई बाय 2। तो यहाँ पे साइन 2z का एक्सपेंड करा, सब उसके बाद एक्सपेंड करा ऐसे फाइंड करने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाता है, रेजिड्यूज फाइंड करने हैं z इज इक्वल टू 1 पे। ये कैसे फाइंड करे हैं, इन जो नीचे लिमिट दी गई है इसे आपको एक्सपेंड करना है। z माइनस 1 को इक्वल टू 0 के ऊपर सब्स्टिट्यूट करें, z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, z आ गया 1, तो एक आपका इस पे आपको रेजिड्यू फाइंड करना है। दूसरा z स्क्वायर इज प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, तो z क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस 3 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1 का रूट जो होता है वो आयोटा होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 3 आयोटा, तो आपके पास 3 वैल्यूज आ गई। रेजिड्यू z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 3 आयोटा, z इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा। जो भी सारी वैल्यूज आएंगी आपको इस आपके फॉर्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू आपको शो करनी है। अब 0 टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, जब आपको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं तो क्या करते हैं, उसके बाद हम +2 में क्या करते थे, हम लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो लिमिट है उसे कन्वर्ट कर देते थे 0 टू इन्फिनिटी, तो उसके लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे अगर इसे इसमें कन्वर्ट करना है माइनस प्लस में तो 2 के साथ डिवाइड कर दीजिए। अब एफ जेड क्या है, हम जेड की फॉर्म में लिख रहे हैं जेड स्क्वायर प्लस 1। अब जेड स्क्वायर प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 रूट्स आ जाएंगे, प्लस आयोटा माइनस आयोटा। तो यही आपको वो रीजन बताया गया, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बीच बीच में बताया गया है। तो आपको क्या फाइंड करना है, इंटेग्रल माइनस आर से लेकर आर तक, उसके बाद सी एक्स, माइनस आर से लेकर आर तक है 2 पाई आयोटा, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है जेड आयोटा पे। जेड आयोटा पे लिमिट अप्लाई करके अगर z इज इक्वल टू आयोटा है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 बाई आयोटा, 1/2 आयोटा। उसके बाद ऐसे ही आप लिमिट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं,
अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए लिमिट्स अप्लाई करें और आंसर सॉल्व करें। उसके बाद इवेल्युएट इंटेग्रल बाय मेथड ऑफ रेजिड्यूज। इंटेग्रल गिवन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वही आपको फॉर्मूला लगाना है माइनस आर से लेकर आर तक और सी आर। सेम जेड वैल्यू पुट करें, आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ आयोटा थीटा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करें डी जेड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्यों? क्योंकि आपको इसमें इसकी लिमिट थीटा में चेंज करनी थी, तो होगी चेंज। उसके बाद रेजिड्यू ऑफ आयोटा जेड, जेड मीन्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा आयोटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस आर साइन थीटा। बाकी आगे सॉल्व करते जाएं। सिंगुलैरिटी फाइंड कर रही है, कैसे उसे सॉल्व किया गया आगे। उसके बाद ऐसा ही एक और क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस एक्स, ये सेम वही क्वेश्चन है साइन जेड अपॉन जेड का, वही क्वेश्चन है और आपको उसी तरीके से करना है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं तो आपके आई थिंक 8 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, 8 और 9 यूनिट्स आपके इसमें कंप्लीट हो रहे हैं और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने छोड़ा है। और छोटे 1-2 न्यूमेरिकल सभी टॉपिक्स के लिए हैं, ये आपकी रिवीजन के लिए है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स में ये कि क्योंकि ये भी मैथमेटिकल मेथड्स हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तो कंसेप्ट का एक एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के साथ आपको दिया है, तो इसी के लिए आपको क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगी कि ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक, सभी टॉपिक का एक एक एग्जाम्पल या 2-2 एग्जाम्पल इसकी ली गई हैं। क्वेश्चन किस फॉर्म से आ सकता है, तो क्वेश्चन में चेंजेस हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट वही पूछा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर यही आपको एग्जाम्पल में साइन एक्स बाई एक्स दिया गया है तो आपको साइन एक्स बाई एक्स ही आएगा, तो कॉस भी आ सकता है साइन की बजाय। तो ऐसे आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे, देखते रहिए कॉल क्लासेस। थैंक यू।